आज का हमारा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और ये इस पार्ट को हम बोलते हैं केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये पहला चैप्टर है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, माइंड मैप के जरिए हमें देखना है यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या क्या चीज़ देखना है। तो सबसे पहले देखना हमें अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में क्या क्या होता है, रंग, अवस्था, तापमान में परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में चेंजेज होता है, ये हम देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ये परिवर्तन वाली बात हो रही है, तो रंग में परिवर्तन की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद है कि यहाँ पे समीकरण बनाना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो होगा ना उसका हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। यहाँ पे कह रहा है शाब्दिक समीकरण को सरलतम रूप में लिखना, मतलब कि सिंबॉलिक रूप में लिखना, इसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए यहाँ पे नीचे देखते हैं हम रासायनिक समीकरण का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम, मतलब कि यहाँ पे मैग्नीशियम है प्लस में ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या है, ये एक मैग्नीशियम है हमारे पास, ये इसका क्या है, सिम्बल्स है। ये ऑक्सीजन से, इसके सिम्बल्स है। जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो इसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण बनाना। तो इसे हम संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसको हम आगे जा कर के और अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी इतना हम समझते कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। उसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण पढ़ने हैं। तो यहाँ पे रासायनिक जो अभिक्रिया होते हैं उसके प्रकार पढ़ने हैं हमें। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। जो संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा रिलीज होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद उपचयन और अपचयन, संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पे ऊष्मा शोषी, मतलब कि ऊष्मा का अवशोषण करना। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का निष्कासन करना। अवशोषण का मतलब अंदर की तरफ लेना, और क्षेपी का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ देना। तो ये सब सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर्स में कवर करने हैं। तो अब इस चीज़ के, ये चीज़ जो है ना 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यहाँ पे पालन होगा। परमाणु की संख्या की समानता, यहाँ पे भी हमें देखना है। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की स्थिरता। तत्वों की भौतिक अवस्था, ये जानना चाहिए हमें। ठोस, इसको हम एस से लिखेंगे। लिक्विड, इसको एल से लिखेंगे। जलीय का मतलब होता है एक्वस होगा, और गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ हमें, ये चीज़ पता होना चाहिए। आइए हम इस चैप्टर को हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नोट में दिया हुआ है कंकाली समीकरण। क्या दिया हुआ है, कंकाली समीकरण। तो अब ये कंकाली समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण। असंतुलित का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस, मतलब कि दोनों तरफ क्या है, जो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो बराबर नहीं है। एलएचएस में कुछ और है, आरएचएस में कुछ और है। किंतु समीकरण के ऐसे ऐसे भी होते हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे संतुलित करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझो कि ये कंकाली समीकरण है, यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलता है। तो इसमें क्या है, ये कंकाली समीकरण है। कौन सा समीकरण है, कंकाली। अब कैसे पता चला, तो अब देखो, आप एक एक करके देखो। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। अब यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। तो यहाँ पे LHS बराबर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को बोलेंगे हम कंकाली समीकरण, मतलब कि जो LHS में भी इक्वल हो, RHS में भी इक्वल हो। तो इसी को हम संतुलित भी बोलेंगे, कि बगैर संतुलित किए हुई कोई भी इक्वेशंस क्या हो, संतुलित हो, मतलब कि बैलेंस हो, उसी को बोलेंगे कंकाली समीकरण। क्या बोलेंगे हम, कंकाली समीकरण बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण होता हो, मतलब कि ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
तो कोई भी अब ऐसा मतलब कि परिवर्तन जिसमें क्या हो, नया चीज बने, क्या चाहिए मैंने, नया चीज बने, उसका गुणधर्म रासायनिक रूप से क्या हो, अलग हो, उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लो कि हमारे पास ए एक सब्सटेंस है और प्लस में बी एक सब्सटेंस है, इन दोनों को मिलाने पर क्या बना, ए बी। तो इसको हम बोलेंगे अभिकारक, और ये जो रिएक्शन करने के बाद जो हमें मिला है ये हमारा हो गया उत्पाद। तो समझ में आ गया, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है उसको अभिकारक, और जो रिएक्शन करने के बाद मिला उसे हम बोलेंगे उत्पाद। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है, कैसे हम पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले है हमारा भोजन का पाचन, जो हम खाना खाते हैं तो हम हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमें एनर्जी मिलता है। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक प्रोसेस है। तो ये भी एक यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगर हमारे बॉडी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तो हमारे फूड का डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा और न हम इससे हमें एनर्जी मिल पाएगा। उसके बाद है शोषण, रेस्पिरेशन। तो देखो खाना खाते हैं उससे तो हमें एनर्जी मिलता ही मिलता है, लेकिन जो हम सांस लेते हैं उससे भी हमें एनर्जी मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। आप सोचो रनिंग जब करते हो तो रनिंग करते समय आपकी सांसें क्या हो जाती है, फूलने लगती है। क्यों फूलती है, क्योंकि रनिंग करते समय हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम तेज़ सांसें लेते हैं। अगर हम मतलब तेज़ सांसें नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा और रनिंग भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में अगर जंग लगता है ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते को जलाना, जो मैग्नीशियम फीते को जो हम जलाते हैं तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, दही को जो जमाते हैं हम तो क्या करता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो वो उसका मतलब कि उसे फिर वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते। मान लो आपके पास क्या है, मिल्क है, मिल्क से आपने क्या बना दिया, कॉर्ड, कॉर्ड बनाया। तो क्या आप मिल्क से कॉर्ड बना लिए, लेकिन कॉर्ड से क्या मिल्क बना सकते, तो नहीं बना सकते। तो मतलब ऐसा परिवर्तन जिसको हम दोबारा वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, इसको बोलेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। बहुत अच्छा। अब रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो पहले देखते हैं कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब ठोस द्रव्य गैस। कोई ठोस है तो द्रव्य बन जाएगा, कोई द्रव्य है तो गैस बन जाएगा। उसके बाद आता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन मतलब कि किसी और का कलर कुछ और था, फिर रिएक्शन होने के बाद कुछ और कलर हो गया। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, यहाँ पे सिम्टम्स आ जाते हैं। उसके बाद तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाना, इसको भी बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा गैस का उत्सर्जन, मतलब कि जब रिएक्शंस करते हैं उसमें से कोई भी गैस निकलता है, तो ये भी एक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के मतलब कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, तो ये भी फंक्शंस यहाँ पे काम करते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। यहाँ पे दर्शाया और इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो शब्द समीकरण होता है। शब्द समीकरण का मतलब कि जो हमने रिएक्शन कराया, जो हमने रिएक्शन कराया उस चीज़ को शब्दों में लिखना। क्या लिखना, शब्दों में लिखना। तो अब यहाँ पे देखो शब्दों में क्या है, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है जिंक, उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये LHS में है तो इसे बोलेंगे अभिकारक। उसके बाद जब हमने रिएक्शन करा दिया, क्या किया, रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, तो रिएक्शन कराने के बाद मिल रहा है जिंक सल्फेट। क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिल रहा है। तो ये RHS हो गया। तो इस RHS को बोलेंगे हम उत्पाद। क्या बोलेंगे हम, उत्पाद। तो अब इसी को क्या लिख दिया इसने, रासायनिक समीकरण लिख दिया, सिंबॉलिक रूप में लिख दिया। ये रासायनिक अभिक्रिया था, ठीक है। शब्द समीकरण को इसको क्या कर दिया, सिंबॉलिक रूप में दे दिया। तो यहाँ पे देखो जो जिंक है, ये जिंक का सिंबल्स यहाँ पे आ गया Zn। उसके बाद यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे सिंबॉलिक रूप दे दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो गया, सिंबॉलिक रूप हो गया H2SO4 हो गया। उसी तरह जिंक सल्फेट का यहाँ पे ZnSO4 हो गया। हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे H2 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि शब्द समीकरण भी देख लिया, और यहाँ पे क्या देख लिया हमने, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से जब तक आपको एलिमेंट और कंपाउंड के रासायनिक सूत्र नहीं याद रहेंगे तब तक आप इसे लिख नहीं पाओगे। तो आप इसे याद कर लो, उसके बाद यहाँ से इसे समझने में और आसान रहेगा।
तो पहला पॉइंट आ रहा है हमारा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। तो मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, क्या है वो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस अवस्था के साथ लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उदाहरण में मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम को हम जब क्या करते हैं, वायु में जलाते हैं, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। जब इन दोनों को हम जलाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा संतुलित रासायनिक। यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, बैलेंस करना। तो मतलब कि LHS में जितना है और RHS में क्या रखना, उतना ही रखना है। तो अब ये किस बेस पे काम करता है रासायनिक समीकरण, मतलब संतुलित करना। तो पहला चीज है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद है यहाँ पे आपका दूसरा नियम आता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही ह्रास होता है। उसी को हम बोलते हैं, इसी के लेकर के हम चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक होता है, ये समझा दिया मैंने। उसके बाद जो बनता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब चरणबद्ध संतुलित करना हीट एंड ट्रायल मेथड्स होता है। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। जब आयरन को वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये क्या होता है कि आयरन पे जो ऑक्सीजन है उसके लेयर चढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं। तो यही चीज़ हमारा क्या है। अब देखो जो LHS है हमारा, यहाँ पे क्या है, F है, ठीक है। अब यहाँ पे RHS में क्या है, H2O है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे F कितने हैं, इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, यहाँ पे F कितने नंबर पे कितने परमाणु है इसके, तो F के सिंगल है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 है। इस साइड देखो F कितने हैं, तो यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 है। और इस साइड क्या है, O कितने हैं, 4 है। और H कितने हैं, 2 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो रिएक्शंस है ये अनबैलेंस रिएक्शंस है। कैसे रिएक्शंस है, अनबैलेंस रिएक्शंस है। तो इसी को हम बैलेंस करेंगे तो इसी को बोलेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे है संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए, मतलब कि हमें बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले बारे में F1 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन कितना था, 1 था। अब दूसरे बारे में क्या है, 3 है F, उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे Fe और यहाँ पे Fe 3 है और यहाँ पे Fe 1 है। हमने क्या किया, Fe के सामने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो वाटर जो हाइड्रोजन से वो 8 हो गए। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, 4 लगा दिया, यहाँ पे भी 4 लगा दिया, यहाँ पे 4 लेता है, हाइड्रोजन 8। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो यहाँ पे भी क्या है, Fe3 हो गया, यहाँ पे भी Fe3 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। अब इसके एलिमेंट्स को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया में दोनों तरफ समान होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभिकारकों एवं उत्पादकों के भौतिक अवस्था को यहाँ पे देखेंगे तो ठोस को हम S से लिखते हैं, सॉलिड, उसके बाद द्रव्य L और गैस को हम G से लिखते हैं और जलीय विलयन को हम एक्वस लिखते हैं। तो यही चीज़ हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स हो गया और हमने बैलेंस किया।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या देखते हैं हम कि संयोजन अभिक्रिया में हमें ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास एक से अधिक अभिकारक होते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करता है। एक से अधिक क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं और उत्पाद का निर्माण क्या करते हैं, एक करते हैं। इसको हम संयोजन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए है और प्लस क्या है, बी है, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, सी बना दिया। तो इसी को बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाता है। मतलब एकल उत्पाद का मतलब यहाँ पे देखिए कि आपको एकल उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो क्या हुआ कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या मिले, एकल उत्पाद। क्या मिले, एकल उत्पाद। उसे बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल में है ए और बी, दो सब्सटेंस है, इसको हमने जब रिएक्ट कराया तो क्या मिला हमें, सी मिल गया। क्या मिल गया हमें, सी मिल गया। तो इसी को बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। ये इसके डिफिनेशंस हो गए। तो इसके एग्जाम्पल से देख रहे हैं। तो जैसे देखो कोयला का दहन, मतलब कोयला का मतलब कोल जो होता है उसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे। तो ये कोयला जो होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। तो अब यहाँ पे जलाएंगे तो हमारे एयर में जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन है। तो ये दोनों, जब तक कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक कोई भी चीज़ हम जला नहीं सकते हैं। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिल गया, CO2 गैस मिल गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे दो क्या है, अभिकारक है, और एक क्या बन गया, उत्पाद बन गया। उसी तरह अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन गैस। जब हमने इन दोनों का संयोजन किया तो हमारे पास क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो उसी तरह देखते हैं यहाँ पे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और यहाँ पे क्या है, H2O वाटर है। तो जब इसको आपस में रिएक्ट कराया तो ये क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। इन सारे में क्या देखा आपने कि एक उत्पाद हो रहा है, यहाँ पे भी एक उत्पाद हो रहा है और यहाँ पे भी एक उत्पाद हो रहा है। लेकिन हमारे पास देख रहे हैं एक से ज़्यादा क्या है, अभिकारक है। एक से ज़्यादा क्या है हमारे पास, अभिकारक है। इसमें भी एक से ज़्यादा अभिकारक है, इसमें भी एक से ज़्यादा अभिकारक है। तो सारे में हमने देखा कि अभिकारकों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो इन सब में ये इस साइड ये सारे के सारे क्या है, हमारे अभिकारक है। और उसके बाद ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये उत्पाद है। तो अभिकारक एक से ज़्यादा है और उत्पाद क्या है, एक है। तो सीधा सीधा ये हो गया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये एग्जाम्पल्स को याद कर लेना आप। वेरी गुड। आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स को। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि जो हीट रिलीज करता है। क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, ऊष्मा को बाहर निकालता है। कह रहा है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद, ये वर्ड याद रखना, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा देता हो। मतलब कि जो उत्पाद यहाँ पे मिल रहा है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर मिल रहा है, आगे CO2 था, इसके साथ साथ क्या दे रहा है हमें, ऊष्मा दे रहा है। क्या दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, मतलब कि हीट दे रहा है। तो हीट उत्सर्जन करता है, उसे हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, इसे देखते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब कि ये क्या है, मीथेन गैस है, CH4 मीथेन गैस होता है। और जब भी जलाएंगे, किसी को भी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा ही। तो हमें क्या दे रहा है, ये CO2 दे रहा है, H2O दे रहा है, मतलब वाटर दे रहा है, और प्लस में ऊष्मा दे रहा है। क्या दे रहा है, ऊष्मा। तो जिसमें भी ये सारे के सारे क्या हमारे उत्पाद है, उत्पाद के साथ साथ क्या आ जाए, ऊष्मा। क्या आ जाए, ऊष्मा। तो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद जो हमारा श्वसन है, श्वसन का मतलब क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, हमारे बॉडी में माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता रहता है, ग्लूकोज रहता है, C6H12O6। उसके बाद हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन। उसके साथ हम क्या करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर जो हमारे बॉडी में रहता है। उसके बाद ढेर सारा हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये एनर्जी मिल रहा है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हो गई। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या मिले, ऊष्मा मिले, किसके साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ। किसके साथ साथ,
उत्पाद के साथ साथ अगर हमें मिल रहा है उष्मा, क्या मिल रहा है उष्मा, तो उसे बोलेंगे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मेनली जो ये होता है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नहीं होता है, मतलब कि संयोजन अभिक्रिया में होता है। थैंक यू। पिछले वीडियो में हमने देखा था उष्माक्षेपी अभिक्रिया देखा था, उसके बाद हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया देखा था। अभी जो हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होता है ना, जस्ट लाइक उल्टा होता है हमारा संयोजन अभिक्रिया से। संयोजन अभिक्रिया से वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उल्टा होता है। वहाँ पे दो उत्पाद मिलकर, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाता था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक होगा। अभिकारक कितने होंगे, एक होंगे। अभिकारक कितने होंगे, एक होंगे। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या कितना हो, एक हो, और टूट करके दो या उससे अधिक हो जाए, मतलब कि एकल जो हमारा अभिकारक है वो टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए। टूटने के बाद क्या हो जाए, एक से अधिक, दो से अधिक या एक से अधिक, सीधे समझ लो, एक से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा, ये उत्पाद बनाएगा। तो उसे बोलेंगे हम वियोजन। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजित हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वियोजित हो रहा है, टूट रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ए है, हमने रिएक्ट कराया था, क्या मिला हमें, बी मिला, और क्या मिला, सी मिला। तो इसको हम बोलते हैं अभिकारक, और इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो यहाँ पे जितने भी हमारे वियोजन अभिक्रिया होते हैं ना, वो सब के सब होता है उष्मीय मतलब कि ये होता है तुम्हारा उष्माक्षेपी पढ़ा, उष्माशोषी होता है ये। उष्माक्षेपी हमने पढ़ लिया। अभी ये हमारा जो सारे के सारे उष्माशोषी होंगे, क्योंकि इसको हटाने के लिए, मतलब कि रिएक्शन करने के लिए उष्मा की जरूरत होती है। तो ये तीन प्रकार का रिएक्शन होता है। तो पहला रिएक्शन हम देखते हैं कि उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का मतलब सीधे सीधे ये समझो, जिसमें हम रिएक्शन करने के लिए उष्मा का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, उष्मा। उष्मा का मतलब क्या होता है, हीट। हीट का हम यूज करेंगे, उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। उष्मा द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, उष्मा द्वारा, मतलब कि हीट के द्वारा किया गया, तो इसे हम बोलेंगे उष्मीय वियोजन। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं उष्मीय वियोजन का। तो उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल हमारे पास है 2FeSO4। ये यहाँ पे 2 जो है ना, ये एक्चुअली में बैलेंस किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2FeSO4 को जब हमने हीट किया, उस समय का मतलब क्या होता है, हीट करना। तो हीट करे तो हमारे पास क्या मिल गया, Fe2O3, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड मिल गया। उसके बाद मिल गया SO2 और SO3। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस निकल गई। तो मतलब क्या था, हमारे पास अभिकारक कितने हैं, एक है। अभिकारक कितने हैं, एक है, लेकिन उत्पाद कितने हो गए, उत्पाद देखो, एक उत्पाद, एक, दो, तीन, तीन उत्पाद हो गए, और अभिकारक कितने थे, एक थे। तो यही हमारा कौन सा रिएक्शन है, वियोजन। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। तो अब ये एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फेरस सल्फेट है ना, इसका कलर कैसा था। तो पहले हरा था, ठीक है, हरा रंग का था, और जैसे रिएक्ट कराने के बाद फेरिक ऑक्साइड बना तो ये भूरा लाल रंग का बन गया। तो ये भी याद रखना आप। उसके बाद आगे देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। एक हमने पहला जो वियोजन अभिक्रिया था, तो उसमें वियोजन हमने देख लिया। तो उसमें वियोजन के ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें वियोजन की ये एग्जाम्पल है, फिर ये एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल्स आप देख लेना, ये याद कर लेना आप लोग। अब इसके दूसरे जो पॉइंट है ना, उसमें वियोजन के, मतलब कि वियोजन अभिक्रिया के, वो चीज़ हम देखेंगे। तो अगला है हमारा विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो करने के लिए हमें विद्युत धारा का यूज हो। किसका यूज हो, विद्युत धारा का यूज हो, इसे हम बोलेंगे उसमें वियोजन। तो ये वियोजन अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को हम बोलेंगे विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, जो वाटर होता है, इसके वाटर के पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी दे करके। तो ये एग्जाम में ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई से समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ये बीकर है हमारे पास। इस बीकर में हमने क्या कर दिया कि दो एनोड और कैथोड रॉड लगाया हमने। तो ये जो रॉड है, ये वाली जो रॉड है, ये हमने एनोड लिया, और ये वाली हमने क्या लिया, कैथोड लिया। तो याद रख लेना आप लोग
कि जो एनोड होता है ना उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कैथोड होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। रबर से इसको अच्छे से सील कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है ना ये ग्रेनाइट का है, इसमें पानी डाल दिया, ये पानी है, और ये क्या है बीकर है, ऊपर से लगा दिया, इसके ऊपर कीप लगा दिए ग्रेनाइट के ऊपर, यहाँ पे भी कीप लगा दिए। अब फिर ये क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद हमें पता चलेगा कि जो एनोड वाला पार्ट है, एनोड वाला पार्ट है, देखो वाटर में ना क्या होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O। तो हमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा एनोड वाला पार्ट है, एनोड वाला पार्ट है, इस पार्ट पे आकर के ऑक्सीजन के बबल्स जमा हो जाएंगे, और जो कैथोड वाला पार्ट है इस वाले पार्ट पे हाइड्रोजन का जमा हो जाएगा। मतलब कि नेगेटिव पे हाइड्रोजन आएगा और पॉजिटिव पे ऑक्सीजन आएगा। तो ये चीज़ हमारा है, इलेक्ट्रोलाइसिस के भी नाम से जानते हैं इसको, या विद्युत वियोजन हम जानते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, हमारे एकल उत्पाद के रूप में वाटर था, ठीक है, एकल अभिकारक के रूप में वाटर था, और उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। अब इसका अगला पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया का ही लास्ट है, ये प्रकाशीय वियोजन। इसमें पहले हमने क्या किया, किसका यूज़ किया, हीट का यूज़ किया, उसके बाद हमने किसका किया, इलेक्ट्रिसिटी किया। अब अगला पॉइंट है हमारा इसका प्रकाशीय वियोजन, जो रिएक्शन करने के लिए हम प्रकाश का यूज़ करेंगे, लाइट का। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, इसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। वियोजन अभिक्रियाएं अधिकतर उष्मा शोषी होता है। क्या होता है, उष्मा शोषी होता है। तो उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने से पहले या अभिक्रिया के दौरान उष्मा लेता हो, उष्मा क्या करता हो, लेता हो, उसे बोलेंगे उष्मा शोषी। और ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के बाद उष्मा हमें देता हो, उसको बोलेंगे उष्मा क्षेपी। मतलब कि अभिक्रिया होने के बाद हमें हीट दे रहा है तो उष्मा क्षेपी बोलेंगे, और अभिक्रिया के दौरान हमसे उष्मा ले रहा है, हम उष्मा दे रहे हैं इसको बोलेंगे उष्मा शोषी। यही चीज डिफरेंस है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी में, ठीक है। इन अभिक्रिया में ऊर्जा सामान्यतः उष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में अवशोषित किया जाता है, मतलब ये एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे AgCl है, इसको सनलाइट में जैसे डालेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। उसी तरह AgBr है, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये वियोजित हो रहा है, लेकिन क्या किससे, सनलाइट से हो रहा है। तो ये इसके तीसरे एग्जाम्पल थे। आइए और कुछ देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कह रहा है सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि सिल्वर क्लोराइड जो है ना, सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, सनलाइट में जैसे ही आता है तो धूसर रंग में चेंज हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम फोटोग्राफी में होता है। ये भी अंडरलाइन कर लेना, इसे याद कर लेना कि इस अभिक्रिया का यूज हम क्या करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया अभी मैं बताया, चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा का, प्रकाश का, ठीक है, यूज होता हो या विद्युत का आवश्यकता होती हो, उसे हम बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो सीधे सीधे ये समझो, देखो आसान भाषा में मान लो, एक मिनट, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से हीट निकल रही है, यहाँ से हीट बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ हीट अंदर की तरफ आ रही है। बात समझना, अभी सारा क्लियर हो जाएगा आपको। तो हीट क्या हुआ, अंदर की तरफ आया। कहाँ की तरफ आया, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब कि अंदर से बाहर जा रहा है। अंदर से क्या जा रहा है, तो बाहर जा रहा है। ये होगा उष्मा क्षेपी, मतलब कि हीट का बाहर आ जाना, मतलब कि हमारे उत्पाद के रूप में हीट का आना। किसके रूप में आना, उत्पाद के रूप में हीट आना, तो इसको बोलेंगे उष्मा क्षेपी। अब ये हीट हम अंदर दे रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि जो अभिकारक है उसमें उष्मा देने के बाद ये अंदर की तरफ ले रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट की आवश्यकता हो या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो या मतलब सनलाइट की आवश्यकता हो, उसे बोलेंगे हम उष्मा शोषी। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। इसमें हीट आएगी और इसमें हीट बाहर निकलेगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि विस्थापित कर देना, जहाँ पे वो है वहां से उसको आगे की तरफ बढ़ा देना या कहीं और रख देना, तो इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधे सीधे देखो यहाँ पे इस अभिक्रिया में क्रियाशील तत्व मतलब कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है, मतलब कि जो ज्यादा क्या है रिएक्टिव एलिमेंट है, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगी, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगी। और क्या करेगी, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी और उसके जगह अपना स्थान ले लेगी। इसी को कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, अधिक क्रियाशील धातु क्या करता है कि यहाँ पे कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो वो कहलाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, मतलब उसके जगह से हटा देगा, इसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। Fe है मतलब कि यहाँ पे आयरन है, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पे क्या है, Fe, यहाँ पे फेरस सल्फेट हो गया, उसके बाद कॉपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें अभिकारक में 2 चीज मिला हुआ है, एक तो है आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ रिएक्शन के बाद क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है कॉपर है, वो कॉपर क्या है, लो रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, आयरन से, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसके जगह पे ले लेगा और कॉपर क्या हो जाएगी, अलग आ जाएगी। तो यहाँ से कॉपर क्या हुआ, हट गया, हटने के बाद यहाँ पे आ गया और जो आयरन था वो इसके जगह पे ले लिया, तो आयरन सल्फेट बन गया है। तो इसी को ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए, चैप्टर मेटल से नॉन मेटल से, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में दिया हुआ है। तो यही एक एग्जाम्पल है आपके पास जो दिख रहा है यहाँ पे कि ये हमारा बीकर है, इस बीकर में आयरन नेल रखा हुआ है, ये 2। उसके बाद कॉपर सल्फेट का ये नीला विलियन रखा हुआ है, ठीक है, धागा से इसको बांधा हुआ है और ये परखनली है। जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमें इस तरीके का कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। आइए क्या होता है रिएक्शन के बाद। तो रिएक्शन की बात करें, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। तो लोहे के मतलब कि जो कील है इस पे भूरे रंग का, ये कलर याद रखना, ये भूरा रंग जो आ रहा है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आयरन है, लोहा है, उस पर कौन सा कलर आ जाता है, तो वो भूरे कलर का आ जाता है। उसके बाद क्या रहा, कॉपर सल्फेट के विलियन, कॉपर सल्फेट का जो नीला विलियन है, तो ये कॉपर सल्फेट है, ये जो दिख रहा है आपको इसमें, तो ये इसका कलर कैसा है, नीला है। तो ये भी याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट का जो कलर कैसा है, नीला। का विलियन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है FeSO4 के निर्माण के बाद। मतलब कि आयरन सल्फेट का निर्माण के बाद इसका रंग कैसा हो जाता है, रंग हरा हो जाता है। मतलब कि नीला से क्या हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा, नीला से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो ये पता चल गया, ये नाम याद रखना है आपको। पहले क्या कैसा था, नीला था, फिर बाद में कैसा हो गया, ये हरा हो गया। उसके बाद उसी तरह एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे कह रहा है जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और उसके जगह पे यहाँ पे आ जा रहा है, तो जिंक सल्फेट बना लिया यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे में इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। जो जिंक है हमारा, जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए कॉपर को लात मार के भगा देता है ये, ठीक है, उसके जगह पे ले लेता है। ये इसने क्या किया, ये जिंक है हमारा, ये हमारा देख रहे हो, ये जिंक है और यहाँ पे कॉपर है, इसने कॉपर को क्या किया, यहाँ से हटाया और कॉपर की जगह ले लिया, तो जिंक सल्फेट बन गया यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा विस्थापन अभिक्रिया। आइए हम इस चैप्टर को आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है इस अभिक्रिया में, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस अभिक्रिया, मतलब कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण
उत्पादों का जो निर्माण होता है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से। मतलब कि दो यौगिक है उसके बीच में आयंस का क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होता है। आयंस का क्या होता है, आदान प्रदान। तब देखते हैं दो आयंस हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो देखो सबसे पहला जो आयन है हमारे पास ये है Na2SO4 जिसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। उसके बाद BaCl2 है, यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो ये दो आयंस हैं। तो इन दोनों आयंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आयनों का क्या होगा, यौगिकों में, ये दोनों यौगिकों में आयंस का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो हमारे पास पहला यौगिक क्या है, पहला यौगिक है हमारा सोडियम सल्फेट और दूसरा है बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे Ba जो है और SO4 है, तो ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। मतलब कि यहाँ से सल्फर ऑक्साइड ले लिया यहाँ से, और यहाँ से Ba ले लिया, बेरियम ले लिया। तो क्या हुआ, इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे कह रहा था कि दो यौगिकों, मतलब कि यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि दो यौगिकों के बीच में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे आदान प्रदान हुआ। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, Na। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, बचा Na। तो ये पार्ट Na हो गया और इसके बाद क्या हो गया, Cl। तो Na और Cl आपस में मिलके क्या बना दिया, NaCl मिल गया। और ये दोनों साथ में मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट किया था वही चीज़ हुआ कि दो यौगिक, तो ये दोनों यौगिक था, दो यौगिक था यहाँ पे। तो दो यौगिक के बीच में किसका आदान प्रदान हो रहा, आयंस का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान, आयंस का। तो सीधे सीधे ये हो गया। ये याद रखना आप कि द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिकों के बीच में आपस में आयंस का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अवक्षेप, ये याद रखना, सफ़ेद अविलय अवच्छेद, ये एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण। क्या कहते हैं, अवक्षेपण। तो अब जो अवक्षेपण जो मिल रहा है ना, वो हमें कैसे कलर का मिल रहा है, तो सफ़ेद कलर का। कैसा मिल रहा है, सफ़ेद कलर का मिल रहा है। तो इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सीधे सीधे पूछे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम इसको, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होती है। तो मतलब कि सारे के सारे जो डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया है, सब में अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अवक्षेप नहीं बनता है। तो इसके और अगले एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख रहे हो। पोटेशियम आयोडाइड, के से पोटेशियम होता है, आई से आयोडीन होता है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये जो यहाँ पे 2 है ना, तो ये क्या है, ब्रैकेट के बाद है, तो ये होल है, पूरे का है, NO का है पूरा, ठीक है। तो NO3 का होल ट्वाइस हो गया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आयंस का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब आयंस कैसे चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो Pb, और यहाँ से क्या ले लिया इसने, आयोडाइड ले लिया, आयोडीन ले लिया। तो Pb यहाँ पे बन गया आयोडीन के साथ, तो क्या बन गया, लेड आयोडीन। लेड का मतलब क्या होता है, Pb का मतलब तो शीशा होता है, तो आयोडीन के साथ मिल गया, तो लेड आयोडाइड बन गया। तब इसके पास बचा क्या, इसके पास बच गया है पोटेशियम, और इसके साथ बच गया है NO3। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम और NO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई मतलब कि अवक्षेप बना नहीं, तो इसीलिए तो कह रहा था यहाँ पे कि सारे मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होता है। फिर अगला चीज़ देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि येलो PPT प्रेसिपिटेट क्या है, तो यही चीज़ बोलेंगे, लेड आयोडाइड। क्या बोलेंगे, लेड आयोडाइड। अगला है तुम्हारा पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या है, और उसको हम रिएक्ट कराएंगे
बेरियम आयोडाइड से, तो ये हमारा बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड, क्या मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड मिलेगा। उसके बाद मिल जाएगा बेरियम ब्रोमाइड, क्या मिल जाएगा, बेरियम ब्रोमाइड। तो ये भी हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हमने देखा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उपचयन और अपचयन। क्या है, उपचयन और अपचयन है। तो ये चीज़ यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये इसे हमें अच्छे से समझना है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या अंडरलाइन करना है, जब किसी पदार्थ में किसकी वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की, तो हम बोलेंगे उसे उपचयन। क्या बोलेंगे हम उसे, उपचयन। मतलब कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उसे हम बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे हम, उपचयन। जब किसी पदार्थ में किसकी वृद्धि हो, ऑक्सीजन की, किसकी वृद्धि हो, ऑक्सीजन की। जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। ठीक है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो तो दो काम होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, घटेगा। तो उसे बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। और अपचयन जस्ट लाइक इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। ठीक है। तो ये याद रखना कि जब किसी भी पदार्थ में क्या होता हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो बोलेंगे उसे उपचयन। जैसे एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिलके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जब इसको हम मिलाएं तो ये हीट किए तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका, उपचयन का। फिर अगला देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड को जब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसके साथ, तो यहाँ पे देखो कॉपर अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O वाटर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, उपचयन। अब हम देखते हैं अपचयन। अगला हमारा जो टॉपिक है ये है अपचयन। अपचयन में आप देखोगे कि जो उपचयन था ना हमारा, उपचयन का ठीक अपोजिट है। उपचयन का क्या है, अपोजिट है अपचयन। उपचयन का क्या है, अपोजिट, अपचयन है। तो ये देखते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, किसका ह्रास होता हो, ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, ऑक्सीजन का ह्रास होगा किसी भी पदार्थ में, तो उसे बोलेंगे हम अपचयन। क्या बोलेंगे हम, अपचयन बोलेंगे। जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, ह्रास का मतलब क्या हो, हट जाए, ऑक्सीजन का क्या हो, हट जाए, नुकसान हो ऑक्सीजन का। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ये पॉइंट याद रखना। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है। तो जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगा वो हो जाएगा, और ऑक्सीजन की ह्रास होगी तो उसको बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। दो कंडीशन है अपचयन का, या तो ऑक्सीजन खत्म होता हो या तो हाइड्रोजन क्या हो, बढ़ता हो, इसी को बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे हम, अपचयन। आइए इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, अब ये हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट कराया गया, तो यहाँ सॉरी कॉपर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बोल दिया, कॉपर है। और यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसको क्या किया, हीट किया, तो कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा अब उपचयन। क्या हो गया, उपचयन हो गया। और जो ये वाली पार्ट है नीचे में कि जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ। किसका लॉस हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो ये हमारा हो गया अपचयन। क्या हो गया हमारा, ये अपचयन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक में
लॉस हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। एक में लॉस हो रहा है, एक में गेन हो रहा है। तो किसमें लॉस हो रहा है, किसमें गेन हो रहा है, ये पता चल गया। तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। जैसे ही ऑक्सीजन निकला तो ये क्या कहला गया, हमारा अपचयन कहलाया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये उपचयन कहला गया। तो यही बेसिक से एग्जाम्पल था। आपको एक दो बार देख लेना इसे, ये समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में उपचयित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड किस में हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में उपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर के जल बनाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर के जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन दोनों ही हो रहे हैं और इसे रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो अब सीधे सीधे समझ में आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो। मतलब जिसमें क्या होता हो, उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो। जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होगा उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, उपचयन अपचयन रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे संक्षारण, उसके बाद अगला देखेंगे हम विकृत गंधिता। ये हमारे डेली लाइफ में होता है, आपके आसपास भी होता होगा, आपके घर में होता होगा, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे उसको और ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आगे देखिए कि जब कोई धातु ऑक्सीजन की आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तो मतलब कि यहाँ पे बात आ गई आर्द्रता। क्या आ गई, ऑक्सीजन की आर्द्रता का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जो है ना, मेटल्स धातु है, लोहा है, क्या होता है कि जब वायु में आता है या हम इसको खुली में छोड़ देते हैं, उस पर ओस वगैरह गिरता है या एसिड उस पे लगता है, के संपर्क में आता है ना, तो वो क्या हो जाता है, जिससे धातु की ऊपरी परत जो होती है वो कमजोर होकर के संक्षारित हो जाता है। तो इस संक्षारित वर्ड को ना आप समझो जंग लगना। क्या होता है, सीधा सीधा आप शॉर्टकट में समझो कि जंग लग जाता है, उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग लग जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत लगना, काली परत, और तांबे के ऊपर हरी परत, ठीक है, का चढ़ना, ये संक्षारण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, संक्षारण के। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखना आप लोग कि लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत। तो ये याद रखना कि चांदी के ऊपर कैसी परत लग जाती है, काली, और तांबे के ऊपर कैसी लग जाती है, तो हरी। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चांदी है ना, वो संक्षारित होकर के कलर कैसा चेंज हो जाता है, और तांबा जो है वो संक्षारित होकर के कलर कैसा चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं, मतलब कि खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पे यसद लेपन, विद्युत लेपन, या इसको पेंट करके संक्षारित से धातुओं को बचाया जाता है। जैसे मतलब कि आपके घर में मम्मी पापा, मम्मी होंगे, सिस्टर होंगी, तो क्या करते हैं, गहने जेवर वगैरह पहनते हैं ना, तो ये क्या करते हैं ना कि उनके जो जेवर खराब हो जाते हैं, तो इस चांदी का, तो क्या करते हैं, उस पर पानी चढ़ाते हैं, तो उसी को बोलते हैं यसद लेपन या विद्युत लेपन कहते हैं। या जो लोहा का गेट होता है या लोहा का खिड़की होता है, उसको हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं पेंट, अच्छा लगने के लिए, उसके साथ साथ उसको क्या, किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। तो ये इसके उपाय हो गए। ग्रीस वगैरह भी कर देते हैं, तब भी क्या हो जाता है, बच जाता है। अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। अब यहाँ पे विकृत गंधिता क्या कह रहा है कि वायु युक्त तेलीय खाद्य सामग्री, वायु युक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। मतलब कि हमारा जो खाना है ना, जिसमें क्या होता है कि ऑयली ज़्यादा रहता है, और जितना ज़्यादा ऑयली रहता है उतना जल्दी ख़राब होता है वो। तो वायु के संपर्क में आने पे क्या हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है, या इसको बोलेंगे विकृत हो जाता है। जिसके बाद उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। रियलिटी बात है कि सब्जी है, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसका गंध भी अजीब आता है, और उसके खाने में भी उसका टेस्ट क्या रहता है, चेंज आता है। तो इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो आपको विकृत गंधिता भी समझ में आया, और क्या समझ में आया, संक्षारण भी समझ में आया। अब इसके क्या उपाय है कि हम विकृत गंधिता को हम
हटा सकते हैं, मतलब कि बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो क्या करना होगा कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो कि हम जो है ना खाने को फ्रीज में क्यों रखते हैं, तो ये क्या करता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन से नहीं जा पाता है, क्या करता है वहाँ से केमिकल रिलीज करता है, जिसके कारण हमारा खाना जो है ना वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहता है या अच्छा रहता है। अब वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखेंगे, मतलब कि ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे एयर न जाता हो। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, मतलब कि बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस डाल देंगे, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि जैसे जो चिप्स की पैकेट होती है ना, चिप्स की जो पैकेट पैकेट होती है, तो चिप्स क्या होता है कि लंबे समय तक रहता है, हम उसको क्या करते हैं कि कभी भी खरीद करके खा लेते हैं। तो उसमें जो गैस भरी रहती है ना वो नाइट्रोजन गैस होती है। एक्चुअली में नाइट्रोजन गैस क्या करता है, वो रिएक्ट नहीं कर पाता है, जो खाद्य सामग्री होता है उससे रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए लंबे समय तक हमें खाद्य सामग्री को रखने के लिए उसमें हम कौन सा गैस डाल लेते हैं, नाइट्रोजन गैस। कौन सा डाल डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे अगला है शीतलन द्वारा। शीतलन का मतलब वही चीज़ आ गया जो हम फ्रीज में डाल देते हैं सामान को। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसे